स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल और नॉन मेटल क्या होता है, इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और इसका यूजेस क्या क्या है, सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट के बारे में स्टडी कर ले। एलिमेंट एक्चुअली होता क्या है? तो इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म एलिमेंट कहलाता है। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाई एनी फिजिकल और केमिकल मेथड्स। इसको और हम लोग सिंपल फॉर्म में तोड़ नहीं सकते हैं किसी भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, अभी तक जो भी हमें एलिमेंट प्राप्त हुए हैं जिसके बारे में हमें जानकारी है, या तो कुछ नेचुरली मिला है हमें और कुछ हमने खुद बनाया हुआ है। कुल मिला के 118 एलिमेंट हमारे पास है। ठीक है, अभी तक नोन, आगे इन फ्यूचर और डिस्कवर हो सकते हैं, बट अभी तक 118 है। अब इसमें से 95 मेटल्स हैं, यानी अधिकतर मेटल्स ही हैं, है ना, और 70 नॉन मेटल्स मिले हैं और 6 मेटलवाइड है। मेटलवाइड क्या होता है? तो जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण हो थोड़ा थोड़ा, वो मेटलवाइड कहलाता है। तो अभी हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है, बाद में हम लोग मेटलवाइड्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये जो मेटल्स है, जो 95 की संख्या में हमें पता है अभी तक, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी जान लेते हैं और केमिकल भी जानेंगे और नॉन मेटल का भी जानेंगे। इस साइड मेटल का और इस साइड नॉन मेटल का हमने प्रॉपर्टीज़ लिख रखा है, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जो ये जो मेटल है ना, वो उसका फिजिकल स्टेट जनरली सॉलिड होता है, वो सॉलिड स्टेट में ही पाया जाता है। ठीक है, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब क्या है? सब के सब, कॉपर हो गया, सॉरी कोबाल्ट नहीं, कॉपर हो गया, ये सब सारे के सारे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं और सब के सब मेटल्स हैं। इनकी प्रॉपर्टी से ही पता चलता है कि कोई चीज़ मेटल है या नहीं है। ऐसे हम कोई चीज़ हमें दे दे, जैसे ये मार्कर है, अगर इसको पता करना हो कि मेटल है या नहीं है तो कैसे पता चलेगा? तो इसके प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, क्या ये प्रॉपर्टीज़ इसको अलाउ करता है, फॉलो करता है। अगर इसमें भी वो सारा प्रॉपर्टीज़ है तो ये मेटल हो जाएगा, नहीं तो नॉन मेटल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें प्रॉपर्टीज़ आना ज़रूरी है। पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है कि जितने भी मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। एक्सेप्शंस में मरकरी है, इसको ज़रा नोट कर लेना, खासकर कि ये ज़रूर आता है MCQ में। ठीक है, या फिल इन द ब्लैंक्स में जो एक्सेप्शंस है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली तो सॉलिड पाए जाते हैं, लेकिन मरकरी जो है वो क्या होता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लस्टर, लस्टर मतलब शाइनिंग, शाइनिंग अपीयरेंस इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। मेटल में शाइनिंग अपीयरेंस होता है। तुम कोई भी चीज़ देखो, लोहा, सोना, चांदी, सब क्या है? शाइनिंग, चमक है इनमें, है ना। तो जितने भी मेटल्स है उनका जो अपीयरेंस होता है वो चमकीला होते हैं, शाइनिंग अपीयरेंस, जिसको हम लोग मेटालिक लस्टर्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, इनमें बहुत ज़्यादा चमक होता है, इसलिए इसका यूज हम लोग ज्वेलरी बनाने में भी करते हैं। और साथ में ये रिएक्टिव नहीं है, जल्दी रिएक्ट नहीं करते किसी से, इसलिए वो जो ज्वेलरी बनता है वो ख़राब भी नहीं होता, चमक भी रहता है और जल्दी ख़राब भी नहीं होता। तो इसकी इस विशेषता की वजह से हम लोग गोल्ड और सिल्वर और प्लेटिनम और भी ज़्यादा दिन चलता है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी है। प्लेटिनम जो है गोल्ड से भी ज़्यादा कॉस्टली होता है। क्यों? क्योंकि इनमें शाइनिंग, लस्ट्रस मतलब शाइनिंग इसका वो है नेचर, जिसकी वजह से शाइन करता है, और साथ में ये रिएक्टिव भी कम है, जिसकी वजह से वो रिएक्ट करके उसका कलर डिसकलर नहीं होता है ना। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है? हार्डनेस। हार्डनेस, मेटल जनरली हार्ड और स्ट्रांग होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, आयरन, कॉपर, ये सब क्या है? हार्ड है, स्ट्रांग है। आयरन हो गया, जिंक हो गया। लेकिन इसके एक्सेप्शंस भी है, जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, उनको आराम से इसे चक्कू रखेंगे कट जाएगा। ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल हैं। तो जनरली तो सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ हमारे सॉफ्ट भी होते हैं। सोनैरिटी, सोनैरिटी मीन्स क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को अगर हम हिट करें तो वो क्या करे? साउंड, रिंगिंग साउंड क्रिएट करे, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो सोनरस ऑब्जेक्ट है। तो जितने भी मेटल्स हैं ना, वो सारे सोनरस होते हैं, क्योंकि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे स्कूल में जो बेल वाला पहले वाला सिस्टम चलता था, उसमें क्या था कि बेल बजाया जाता था ऐसे, अभी पता नहीं कैसे बजाते हैं, उससे बजाते होंगे। तो उसमें वो बेल किस चीज़ का बना होता था? लोहा का बना होता है। उसको जब हिट करते हैं तो वो रिंगिंग साउंड देता है, काफ़ी दूर तक सुनाई भी देता है।
अगर वो प्लास्टिक का होता तो बस सुनाई नहीं देता है, आसपास के जो कमरे में सुन पाते, बाकी कमरे में सुनाई नहीं देता, उसका आवाज़ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो सोनरस साउंड नहीं प्रोड्यूस करता नॉन मेटल, लेकिन मेटल जो है वो सोनरस साउंड प्रोड्यूस करता है। मंदिर में जो घंटी बजाते हैं हम लोग, वो भी मेटल का ही बना होता है, क्योंकि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। नॉन मेटल रहता तो साउंड ही नहीं प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो मेटल्स की एक खासियत है कि वो सोनरिटी, दैट मीन्स वो सोनर साउंड प्रोड्यूस करता है। पांचवा प्रॉपर्टीज क्या है? तो मेलिएबल। मेटल्स को हम लोग हथौड़ा से पीट कर फैला सकते हैं। ठीक है, अगर आयरन को पीटे, हथौड़ा से अगर मारे तो पचक जाएगा, फैल जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। लेकिन वही नॉन मेटल्स को अगर मारे तो टूट जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कोयला ले लिया, कार्बन होता है उसमें, उसको मारो टूट जाएगा। डायमंड है, उसको पटक दो टूट जाएगा। हथौड़े से मार दो टूट जाएगा। लेकिन लोहा को मारोगे तो टूटेगा, पचक जाएगा, फैल जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। उसी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी, यानी जिसको थिन शीट के रूप में कन्वर्ट कर सके, वो क्या होता है? हमारा मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टीज होता है। और मेटल सारे जितने भी हैं सब मेलिएबल होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नॉन मेटल में। नॉन मेटल्स में इसके लगभग अपोजिट सारे गुण नॉन मेटल्स में होते हैं। जैसे इसमें सिर्फ सॉलिड स्टेट में पाया जाता है मेटल, तो नॉन मेटल तीनों ही स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड, गैस भी, तीनों स्टेट में पाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल देख लो, सॉलिड में सल्फर एंड फास्फोरस, ये दोनों नॉन मेटल है और सॉलिड स्टेट में है। फिर है लिक्विड स्टेट में ब्रोमीन, और गैसियस स्टेट में हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब हम लोग जो हमारे एयर में मिक्स है वो तो हम लोग देख ही रहे। फिर है कि ये डल अपीयरेंस होता है। मेटल के पास तो शाइनिंग अपीयरेंस होता है, चमकता है, वो लस्ट्रस होता है, लेकिन नॉन मेटल्स के पास शाइन नहीं होता, चमक नहीं होता। फॉर एग्जांपल सल्फर हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स, नॉन मेटल्स हैं जो चमकते हैं, जिसमें हमारा डायमंड आ गया। ये एक्चुअली नॉन मेटल है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा चमकता है ना। डायमंड हो गया, ग्रेफाइट, आयोडीन, ये तीन जो है एक्सेप्शंस में है। ये नॉन मेटल होते हुए भी इनमें चमक होता है। वैसे जनरली नॉन मेटल क्या होता है? लस्ट्रस नहीं होता है, लेकिन डायमंड, ग्रेफाइट एंड आयोडीन जो है वो लस्ट्रस होते हैं, इनमें चमक होता है। फिर आते हैं हम लोग हार्ड एंड सॉफ्ट। मेटल जनरली हार्ड और सॉफ्ट होता है, लेकिन नॉन मेटल हार्ड और सॉफ्ट नहीं होता है। सॉरी, हार्ड नहीं होता है। ये क्या होता है? नॉन मेटल सॉफ्ट होगा, ब्राइटल होगा। मेटल्स क्या होता है? हार्ड होता है। लेकिन नॉन मेटल क्या होगा? सॉफ्ट होगा, ब्राइटल होगा, मारेंगे और थोड़े से टूट जाएगा। ठीक है, चाकू से काटेंगे आराम से कट जाएगा। लेकिन डायमंड इसका फिर से एक्सेप्शन है। डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है? डायमंड। ठीक है, तो ये नॉन मेटल होते हुए भी सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हो गया, तो एक्सेप्शन में हो गया। जनरली नॉन मेटल सॉफ्ट होता है, ब्राइटल होता है, लेकिन डायमंड हार्ड है। हार्ड नहीं, हार्डेस्ट है। ठीक है, इससे हार्ड कोई सब्सटेंस अभी तक हमें नोन नहीं है। फिर है मेटल्स के बारे में हमें पता है कि वो सोनरस साउंड प्रोड्यूस करता है, तो नॉन मेटल जो है वो नॉन सोनरस होता है, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। किसी प्लास्टिक को अगर पीटेंगे तो इसमें कोई रिंगिंग साउंड नहीं है, ये प्लास्टिक का है, कोई साउंड नहीं आ रहा है ना। लेकिन मेटल का होता तो साउंड आता। और ना ही ये मेलिएबल्स है। मेलिएबल क्या बताया था कि अगर हथौड़ा से उसको मारेंगे तो पचक के फैल जाएगा, सीट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये नॉन मेटल जो है वो मेलिएबल नहीं होता, उसको मारेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन फैलेगा नहीं। ठीक है, मेटल्स का 6 प्रॉपर्टीज है, वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक्चुअली क्या होता है? तो मेटल्स को अगर हम लोग खींचे ना, उसको लंबे तार के रूप में हम लोग खींच सकते हैं, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। यानी ऐसे सब्सटेंस जिसको हम वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकें, उसको क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी। तो मेटल्स जितने भी है ना वो डक्टाइल्स होते हैं जनरली, जैसे कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तुम लोग देखोगे कि जो जितने भी वायर्स हैं वो जनरली एल्यूमिनियम और कॉपर्स के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये सस्ते भी हैं और साथ में ये आराम से और इसको खींच के तार के रूप में बना सकते हैं, है ना। बना तो गोल्ड को भी सकते हैं, सिल्वर को भी बना सकते हैं, लेकिन उससे वायर नहीं बना सकते क्योंकि बहुत कॉस्टली है, उतना हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि वायर हम लोग गोल्ड और सिल्वर का बनाएं। तो जनरली वायर यूज होता है कॉपर एंड एल्यूमिनियम का। ठीक है, क्योंकि ये मेटल्स है और मेटल्स डक्टाइल्स होता है, और डक्टाइल मतलब हुआ कि इसको वायर के रूप में खींच सकते हैं, तो इनको भी हम लोग खींच सकते हैं। लेकिन वही जो नॉन मेटल है वो नॉन डक्टाइल होता है, उसको नहीं खींच सकते। ठीक है,
कंडक्टिविटी ऑफ हीट, मेटल्स जनरली हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। लोहा कितना जल्दी गर्म हो जाता है, अगर आग पे रखो, एक साइड से अगर आग पे रख दो, गैस पे रख दो, तो दूसरा साइड तुरंत हाथ जलने लगेगा, है ना। क्यों जलता है? क्योंकि वो हीट वहाँ से ट्रांसफ़र होके हमारे हाथ तक आ गया, दूसरे छोर तक आ गया। तो इसका मतलब मेटल्स जो है वो अच्छा हीट का कंडक्टर होता है, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा कंडक्टर होता है ना। अगर उसमें गलती से आयरन अगर चला गया बोर्ड में और दूसरी साइड तुम टच की हुई हो तो करंट मार देगा, है कि नहीं? क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर होता है। इसलिए जितने भी अप्लायंस जो वायर हैं वो किस चीज़ के बनाए जाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी वाले जितने भी वायर्स हैं वो बनाए जाते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम का, क्योंकि वो कंडक्टर है, उन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है, ताकि हमारा फैन और लाइट जो भी है वो चल सके, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा कंडक्टर होता है मेटल्स, और हीट का भी अच्छा कंडक्टर्स होता है मेटल्स। लेकिन इसी का उल्टा होता है नॉन मेटल्स में, ये नॉन कंडक्टर होते हैं हीट का भी, और नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का भी, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। पेंसिल में हमारा ग्रेफाइट यूज होता है, जो उसका बीच का पार्ट होता है ना, जिसे हम लोग लिखते हैं, वो क्या होता है? ग्रेफाइट। उस ग्रेफाइट को अगर एक पार्ट स्विच में लगा दिया जाए, दूसरा साइड से अगर टच करे उसको, तो करंट मार देगा। क्यों? क्योंकि वो कंडक्टर है, नॉन मेटल होते हुए भी कंडक्टर है। जनरली मेटल्स क्या होता है? नॉन कंडक्टर होता है, लेकिन ये जो है ग्रेफाइट कंडक्टर है। अब इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी देख लेते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मेटल्स का हाई होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। जैसे आइस है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है ना, पानी बन जाएगा, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? 0 डिग्री। उसी तरीके से जो मेटल जिस टेम्परेचर पे पिघलता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जैसे पानी को अगर गर्म करो तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो भाप में मतलब बॉयल होने लगता है। भाप तो खैर कभी भी बनता है, लेकिन बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है बिल्कुल, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। उसी तरीके से मेटल को भी अगर हीट करोगे ना तो एक समय बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट होके उसके बाद फिर वो बॉयल होना स्टार्ट करेगा, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है। एक्सेप्शंस में है सोडियम और पोटेशियम, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। ये तो एटमॉस्फेयर में ही जलने लगते हैं, है ना। इनको केरोसिन में डाल के रखा जाता है, इवन पानी में भी रखोगे तो आग लग जाएगा। लेकिन नॉन मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ग्रेफाइट इसका भी एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। जनरली तो नॉन मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है। तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच जो है ना वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, ये डिफरेंस भी हो गए। अगर मान लो डिफरेंस बोल रहे हैं लिखने के लिए मेटल नॉन मेटल में, तो कोई भी इसमें से 5 लिख देना, 4 लिख देना नंबर के हिसाब से। हम टोटल 9 लिखवा दिए, इसमें से कोई भी 5 लिख दोगे, 4 लिख दोगे, तुम्हारा डिफरेंस भी हो गया और इनका प्रॉपर्टीज़ भी हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और फिर मेटल नॉन मेटल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो चलो एक चीज़ और देख लो यहाँ पे, ये जो वायर के रूप में जो कन्वर्ट करने वाला जो नेचर है ना, जिसको डक्टिलिटी कहते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे मेटल्स का ज्वेलरी बनाने में भी यूज होता है। शाइनिंग तो होना ही चाहिए, शाइनिंग के साथ साथ क्या लस्टर तो होना ही चाहिए, साथ में उसको आसानी से हम खींच के बना सके, ऐसे भी तो कैपेसिटी होनी चाहिए उसके अंदर। जैसे गोल्ड है, गोल्ड जो है वो काफ़ी लंबा डिस्टेंस तक उसको खींच सकते हो, बिल्कुल पतला तार के रूप में। तो बहुत कम ही गोल्ड में बहुत सारे डिजाइन बनाना पॉसिबल है, ठीक है। उस तरह से सिल्वर का भी है। तो अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहला है कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम एक मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है। तो क्या बताया था? मेटल ऑक्साइड बनाएगा, तो मेटल मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, है ना। उसी तरीके से एक और एग्जांपल है Fe, फेरस। फेरस मीन्स आयरन, ठीक है। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। तो जो आयरन है वो ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में क्या बनाता है? फेरस ऑक्साइड, जिसको हम लोग रस्ट भी बोलते हैं,
जंग लगना, बोलते हैं ना हिंदी में कि जंग लग गया लोहा में, तो एक्चुअली जंग होता क्या है, तो यही रस्टिंग होता है। फेरस ऑक्साइड जो बन जाता है ना, वो क्या है, जंग लगना। तो ये कब लगता है, तो लोहा को जब ऑक्सीजन भी मिल जाए और वाटर भी मिल जाए, दोनों मिल जाए तब। अगर खाली एक मिलेगा तो नहीं जंग लगेगा। जैसे मान लो अगर हवा में कोई रॉड है पड़ा हुआ और हवा में कोई मॉइस्चर ना हो, मतलब बिल्कुल ड्राई एयर हो, तो उसमें जंग नहीं लगेगा। या फिर क्योंकि वहाँ पे वाटर नहीं मिला उसको, या फिर समुद्र में बहुत अंदर गहराई में ऐसी जगह चला गया है जहाँ पे उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो भी जंग नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगर ऐसी जगह जहाँ पे ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आयरन में जंग लग जाता है। ये जंग लगने का फॉर्मूला है। ये वाटर का H2O का मतलब हुआ कि वाटर का जो क्वांटिटी है वो वैरी करता रहेगा, बट ये सब फिक्स्ड है। मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये तो वाटर के साथ बहुत ही तेजी से रिएक्ट करते हैं, विग्रस रिएक्शन करते हैं, एकदम आग लग जाता है। ठीक है, पानी में पोटेशियम डाल के देखना, सोडियम डाल के देखना, आग लग जाएगा पानी में। कई बार जादूगर दिखलाते हैं पानी में आग लगा के, एक्चुअली यही सोडियम और पोटेशियम डाल देते हैं तो पानी में आग लग जाता है। ठीक है, तो और उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे ये पोटेशियम ले लिया हम लोग, के सिंबल है पोटेशियम का, HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको। ये इसके साथ रिएक्ट किया तो KCl बना लिया, यानी पोटेशियम क्लोराइड बना लिया, ये सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज किया। तो इसे याद रखना होगा कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो सेम चीज़ सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जैसे एल्युमिनियम एक मेटल है और ये NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है, तो मेटल बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया, ये सॉल्ट है। ठीक है, सॉल्ट कई तरह के होते हैं, एक हम लोग टेबल सॉल्ट है जो हम लोग खाते हैं, यूज करते हैं, बट और भी बहुत तरह के सॉल्ट होते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग नॉन मेटल का भी देख लेते हैं। तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जनरली एसिडिक नेचर का ऑक्साइड बनाता है। ये जो है ना मेटल, ये जनरली बेसिक नेचर का ऑक्साइड बनाता है, इसका जो नेचर है वो बेसिक होगा मेटल ऑक्साइड का। लेकिन नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो ऑक्साइड बनाएगा वो एसिडिक नेचर का होगा या न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन बेसिक नेचर का नहीं होगा। जैसे सल्फर हो गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2 बनाया, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाया, है ना। अब सेकेंड है क्या कि जो नॉन मेटल है ये वाटर से रिएक्ट ही नहीं करता। यहाँ पे तो था कि नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, लेकिन नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, पानी में अगर डाल दो किसी नॉन मेटल को तो रिएक्ट नहीं करेगा। थर्ड है नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। यहाँ पे नॉन मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा था, लेकिन नॉन मेटल जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या हुआ, ऐसा एसिड जिसमें पानी ज़्यादा हो और एसिड कम हो। जैसे एसिड में पानी मिला दिए 2 गिलास तो डाइल्यूट हो जाएगा, है ना। डाइल्यूट एसिड का मतलब हुआ मोर वाटर, यानी उतना खट्टा नहीं है वो, उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, इसमें पानी ज़्यादा होगा इसमें डाइल्यूट एसिड में। तो डाइल्यूट एसिड के साथ नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन कंसनट्रेटेड एसिड हो ना तब ये रिएक्ट कर लेगा। जैसे कंसनट्रेटेड एसिड अगर है मतलब इसमें पानी कम है, कंसनट्रेटेड मतलब पानी कम है, एसिडिटी ज़्यादा है इसकी, तो उस कंडीशन में नॉन मेटल रिएक्ट कर लेगा और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। एग्जाम्पल में देख लो, ये सल्फर हो गया, ये तुम्हारा हो गया कंसनट्रेटेड एसिड, और देखो यहाँ पे क्या बनाया, ऑक्साइड बना लिया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को भी रिलीज किया। ठीक है, अब यहाँ था कि मेटल बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता था, यहाँ नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बहुत ही कम्प्लेक्स नेचर का एक रिएक्शन करता है, जिसके बारे में अभी तुम लोग को 8th क्लास में नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये तुम्हारा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ लेंगे और रिएक्टिविटी सीरीज भी देखेंगे, और साथ में उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे इसका।
तो अभी हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में स्टडी करते हैं, समझते हैं रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है और रिएक्शन में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक रिएक्टिविटी सीरीज तुम्हें दिया हुआ है, इसमें जो सबसे टॉप मोस्ट पे जो एलिमेंट होगा डैट मीन्स वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी कम है। डैट मीन्स पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर ऐसे सब्सटेंस जहाँ पोटेशियम और सोडियम दोनों हो, पोटेशियम सोडियम को हटा देगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। डैट मीन्स अगर मान लो कोई डांस कंपटीशन हो रहा है, कोई अच्छा डांसर आ जाए, तुम्हें किसी के साथ compete करना है, तो क्या करोगे? जो तुम्हारे साथ उस समय है, जो डांस तो करता है बट अच्छा डांस नहीं करता उतना, उसको तुम हटाओगे, बोले भाई तुम हट जाओ, कंपटीशन की बात है, अच्छे डांसर्स अंदर आएंगे। उसी तरह बात यहाँ भी है कि यहाँ पे अगर सोडियम और पोटेशियम दोनों ही बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम ऊपर में है, डैट मीन्स ये ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम के मुकाबले। तो ये क्या करेगा? पोटेशियम सोडियम को हटा के खुद रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर सोडियम और कैल्शियम में होता है तो सोडियम कैल्शियम को हटा के खुद चला जाएगा कि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम के मुकाबले। उसी तरह से कैल्शियम मैग्नीशियम में कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज एक तरह से आइडिया देता है, बताता है कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम। किसी अगर रिएक्शन करवाया जाए तो कौन डिस्प्लेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है? तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है किसका? मोर रिएक्टिव एलिमेंट के द्वारा लेस रिएक्टिव जो एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो रहेगा, जो कम रिएक्टिव है वो हट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज दैट मैग्नीशियम है, इसको रिएक्ट कराया गया कॉपर सल्फेट से, तो यहाँ पे मैग्नीशियम है और यहाँ पे कॉपर है। बताओ इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम या कॉपर? मैग्नीशियम यहाँ है और कॉपर यहाँ है, इसका मतलब मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? इस कॉपर को हटा देगा। तो देखो हुआ भी ऐसा ही है, मैग्नीशियम जो है कॉपर को हटा दिया और अपने चला गया SO4 के साथ। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है। और ये हमें पता कैसे चलेगा? रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए। ठीक है, अब सिमिलरली जैसे आयरन का रिएक्शन अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ कराएंगे तो क्या होगा? तो आयरन देखो कहाँ है, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन फिर से कॉपर को हटा देगा और फेरस सल्फेट बना देगा, कॉपर को हटा दिया। ठीक है, अब देखो एक इक्वेशन और दिया है MgSO4, यानी मैग्नीशियम को कॉपर के साथ रिएक्ट कराया गया। तो मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कहाँ है? यहाँ पे है। अब इसको अगर हम रिएक्ट करवाएंगे कॉपर से तो क्या होगा? अब इसमें ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है? मैग्नीशियम ही है, कॉपर तो उसको हटा पाएगा नहीं, तो इसमें कोई रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है। अगर कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता मैग्नीशियम से तो इसको हटा देता और खुद चला जाता है इसमें, लेकिन जो ज़्यादा रिएक्टिव है ऑलरेडी वही है वहाँ पे, तो उसको हटा सकता है, कोई नहीं हटाएगा। दैट मीन्स डांसर अगर टॉप 2 डांसर साथ में है डांस परफॉर्मेंस करने के लिए, तो किसी कम डांस करने वाले जिसको डांसिंग उतना अच्छा नहीं आता उसको क्यों लेगा कोई, है ना? वो तो ठीक है, उसी तरह से रहेगा। यानी इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम इसका रिएक्शन एक ऐसे एलिमेंट से करा रहे हैं जो इनके मुकाबले कम रिएक्टिव है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, फिर है कि एक पोटेशियम ब्रोमाइड है कि, तो पोटेशियम देखो सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये हो गया, और यहाँ पे क्लोरीन है। लेकिन देखो ये दोनों क्या होगा, आपस में रिएक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये मेटल है ये नॉन मेटल है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। अब ब्रोमीन को हटा देंगे, ब्रोमीन यहाँ से हट जाएगा। ब्रोमीन खैर इसमें तो दिया ही नहीं है, मेन 8th में इतना ही पढ़ना है, लेकिन आगे जो है ना रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ा और बड़ा होता है, तो ये मिस कर दिया है। तो ये क्या होगा, ये मेटल और ये नॉन मेटल रिएक्ट होके पोटेशियम क्लोराइड और ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देंगे, अलग कर देंगे। ठीक है, तो यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। और कौन हाई है कौन लेस रिएक्टिव है इसका पता हमें जिस सीरीज से चलता है उसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। क्लियर है? चलो, तो इसे मेटल्स का कोई एग्जांपल ले लो। सपोज दैट अभी हम लोग पढ़े हैं कि मेटल्स का यूज़ ज्वेलरी बनाने में होता है, मेटल्स का यूज़ कंस्ट्रक्शन में। सपोज दैट आयरन है, आयरन से क्या बनता है? ब्रिज बनता है
है ना, डैम्स में भी यूज होता है, घर बनाते हैं उसमें हम लोग को यूज होता है। ठीक है, नॉन मेटल्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, और भी बहुत सारे यूजेस है, तो खुद से सोच के भी तुम लोग लिख सकते हो। जैसे नॉन मेटल है वो, सपोज प्लास्टिक है, प्लास्टिक का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, तो जो भी नॉन कंडक्टर वाली जो चीज़ें हैं, जैसे अगर वायर बनाते हैं तो वायर के ऊपर जो है रैपर का काम किससे करते हैं हम लोग, प्लास्टिक से करते हैं, ताकि उसको टच करे अगर वायर को तो करंट ना लगे, है कि नहीं, दो वायर सट के शॉर्ट सर्किट ना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉन मेटल प्लास्टिक का कोटिंग कर देते हैं उस पर। या ग्लव्स, बिजली मिस्त्री को देखे होगे, वो बड़े बड़े ग्लव्स पहनते हैं जो प्लास्टिक का बना होता है, उससे वो किसी वायर को पकड़ सकते हैं, करंट नहीं लगेगा। ठीक है, या फिर जो बर्तन कुकिंग वेसल्स है उसका भी जो हैंडल है वो जनरली बना होता है नॉन मेटल्स का, ताकि वो गर्म ना हो।